हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उस स्ट्रेटजी की मदद से आपको नेट क्लियर करने और जेआरएफ क्लियर करने में आपकी राह आसान कैसे हो सकती है, आप कैसे एक अच्छे तरीके से नेट और जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 मिनट का, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि एग्ज़ाम टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब हमारा पेपर हो रहा होगा नेट का, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा कुछ क्वेश्चन और सही हो सके। उन बातों को ध्यान रखकर हमारा कुछ 4-6-10 क्वेश्चन और ठीक हो सके, जिससे कि नेट जेआरएफ क्लियर होने में और मदद मिल सके। तो मैंने 4-5 कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट किए हैं कुछ पेपर एनालिसिस पे। जब मैंने पेपर दिया था लास्ट टाइम, तो मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे, तो मुझे कुछ कंक्लूजन्स मिले कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नेट का जब हम लोग पेपर दे रहे हों। तो मैंने 4-5 बातों को वहाँ से कंक्लूड किया है। तो पहला तो ये है कि हम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो उस सिली मिस्टेक से बचने के लिए हमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बाद में आने के बाद हम लोग कहते हैं अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया, ये कैसे हो सकता, अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, आते हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो हमको ये करना है कि पहला ये है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आप किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हैं तो आप 12 में करिए, 2 सेकंड बढ़ा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बाद में ना हो कि अच्छे से पढ़ा होता तो सही हो गया होता। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए तो आप देखेंगे कि आपके जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम होंगे। सिली मिस्टेक्स तो 1-2 होंगे, वो कोई नहीं रोक सकता, किसी पेपर में किसी से नहीं रोक सकता, लेकिन जो ज़्यादा हो रहे हैं वो कम होंगे। आपको नंबर गेन करने में एक हेल्प मिलेगी। तो पहला ये है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, एक ये टिप्स है मेरी। दूसरा ये है कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमिनेशन होती है जिसको हर कंपटीटर को हर एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ एनी एग्ज़ाम, ऑफ एनी पेपर। तो इसको ध्यान रखिए कि आपको हो सकता है कि किसी 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पता हो, 2 नहीं पता हो, तो जो 2 पता हैं उनको एक्सक्लूड कर दीजिए कि ये नहीं हो सकता। अब उन दोनों में लगाइए तो आपके सही होने के चांसेस 50-50 हो जाएंगे। जहां आपके सही होने के तुक्के के चांसेस 25% थे मैथमेटिकली, वहां आप 50% हो जाएंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमिनेशन भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए पेपर के टाइम पे। ये 2 हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जिनमें 4 ऑप्शंस दे देते हैं, जिनमें कहते हैं कि बाद में फिर AB सही है, ABCD सही है, A और C सही है, फिर चारों सही है। तो अगर आपको क्लियर आंसर मालूम है उसमें, तो आप जो आंसर आ रहा है उसको लिखिए, उसको करिए। अगर क्लियर आंसर नहीं मालूम है तो आपको उसमें चारों ऑप्शन को करेक्ट मानना चाहिए, सारे ऑप्शंस को करेक्ट मानना चाहिए, जितना भी ऑप्शन है उसमें ज़्यादा से। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर के काफ़ी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तब मैंने इसको एनालाइज़ किया कि ये ज़्यादातर सही हो रहे हैं। ज़्यादातर जितने भी चारों ऑप्शन वाले सही हैं क्वेश्चन थे, वो सारे सही हो रहे हैं। आपको आ रहा है तो आप करिए, नहीं आ रहा है तो आप सारे ऑप्शंस को करेक्ट मानिए, प्रिजम्पशन एक मानिए। एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन होता है, मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम मानिए इसको, मीन्स अगर नहीं आ रहा है तो ऑल ऑप्शंस मे प्रिज्यूम टू बी करेक्ट, ऐसे मानिए। और एक आता है क्वेश्चन एक टाइप का जिसमें रहता है एजर्शन एंड एक्सप्लेनेशन का, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन होता है। अगर आपको उसका क्लियर आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, जो आंसर मालूम है, जो आ रहा है, जो सही है, उसको करिए।
नहीं आ रहा है तो मेरी एडवाइस ये होगी आप लोगों को कि आप उसके पहले ऑप्शन को, जिसमें जनरली ये होता है कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बोथ आर करेक्ट, उसको सही मानना है आपको। जनरली मैंने लास्ट ईयर का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया तो मैंने ये देखा कि जो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें लगभग मेरा तो रेशियो जो मैंने पाया था 10 में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यही सही हो रहे थे, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बोथ आर करेक्ट। तो आपको भी यही प्रिजम्पशन के साथ चलना है कि नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बोथ आर करेक्ट। ये चौथा टिप्स था। और पांचवा एक जनरली होता है, कभी कभी लोगों को लैंग्वेज बैरियर आती है। आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर तो कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ में आते, तो आपको लैंग्वेज स्विच कर लेना चाहिए उस समय, दूसरे लैंग्वेज में उसको देख लेना चाहिए। नहीं समझ में आने से बढ़िया है कि आप दूसरे लैंग्वेज में देखकर अगर ठीक हो पा रहा है, सही हो पा रहा है तो सही कर लीजिए। तो लैंग्वेज बैरियर का जो ये एक बाधा है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप उसको सही कर सकते हैं दूसरे लैंग्वेज पे स्विच करके। फिर आप अपने लैंग्वेज पे आ जाइए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद। तो ये मैंने जो 4-5 टिप्स बताए, ये होपफुली आपको हेल्प देगा आपके एग्ज़ाम में, आपके स्कोर को बेटर करने में। और ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। और 150 में आप लोग ये पाएंगे कि 8-10 क्वेश्चन ये ज़्यादा आपका सही करने में हेल्पफुल होगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसको आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए और ये हेल्पफुल भी होगा। और नेक्स्ट वीडियो से मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अपने सब्जेक्ट लॉ में जो लॉ के यूनिट्स हैं उनमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक यूनिट में, उसमें कैसे तैयारी करें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स पढ़ें, क्या छोड़ें, इस पे मेरी कोशिश होगी कि इस पे वीडियो बनाया जाए। आप लोगों को अगर हेल्प मिल सके इससे तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा। तो ऑल थैंक यू टू ऑल।